हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलटी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को अपना जो भी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। जैसे कि आप सबको पता है हम क्या करने वाले हैं। कक्षा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा सब्जेक्ट के? मैथ्स के। ऑलरेडी वैदिक मैथ्स और थर्ड चैप्टर बहुपद, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बन चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा इसे देख रहा है तो जाकर पुराने वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ये फोर्थ चैप्टर है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण तथा असमीका। देखो ये क्या लिखा ऊपर, आप अगर पढ़ पा रहे हो अच्छे से। परीक्षा 2021 से हटाया गया भाग, कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है ये देखिए। क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर है, इसमें दो चरों वाले रैखिक असमीका है। तो कहने का मतलब क्या है कि असमीकाओं वाले क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले, हट गया ये टॉपिक। लेकिन फिर भी जो आपका मॉडल पेपर आया है उसमें असमीकाओं वाले क्वेश्चंस है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको भी सीख ही लेंगे एक बार। चलो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर के चैप्टर नंबर 4 के साथ। देखिए चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले पहले वो एक बार के लिए देख लो। क्वेश्चन मात्र दो आएंगे। कौन सा होगा? एक तो होगा आपका 2 नंबर का और दूसरा होने वाला है 4 नंबर का। तो बस इसमें एबीसी फॉर्म वाला एक भी कोई एमसीक्यू मतलब एक भी नहीं आने वाला, ये याद रखना आपको। क्या नहीं आने वाला? एमसीक्यू, अ व स द जिसे आप लोग कहते हैं। तो एमसीक्यू एक भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बड़े क्वेश्चंस को टारगेट रखकर सीखेंगे। एक सवाल सीखने पर मुझे पूरी उम्मीद ऐसे होना चाहिए कि सारे सवाल सीख लोगे आप। तो उसी को टारगेट करके हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सीख रहे। इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हो तो आप ही का फायदा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल करो। बचपन में भी बहुत किया है लेकिन फिर भी एक बार सीख लो। एमसी वो आलेखी विधि है। आलेखी विधि क्या है? देखो ये क्वेश्चन है 3x प्लस 2y-11 इक्वल टू 10, और ये दूसरी समीकरण दी है। इसको पहले लिख दिया। हल में क्या लिखना है? दिए गए समीकरण कौन कौन से है उनको एक बार लिख दिया कि 3x प्लस 2y, ये माइनस का 11 उधर गया तो प्लस का 11 सबको पता होना चाहिए। प्लस के 10 उधर जाएंगे तो माइनस के 10। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अब इन दो इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर कर, आपस में मतलब एक इक्वेशन को पहले लेना। देखो समीकरण एक से यहाँ पर समीकरण एक ली हमने पहले, और उसको कुछ इस तरीके से हल करते हुए ये क्या किया, ये सारा भाग जो था y वाला और जो x के मल्टीप्लाई में था उन सब को उधर भेजकर एक ऐसी वैल्यू x के रूप में क्रिएट की। अब क्या करते हैं हम, जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे जैसे y के मान मानते जाएंगे, यानी भरते जाएंगे y के मान, उसी प्रकार अपने x की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी, x के मान प्राप्त होते रहेंगे। जैसा कि x y बराबर 1 रखने पर तो x का मान आपको प्राप्त हुआ है 3। अब ये सिंपल सी मेथड है, इसको आप सीख लेना, देख लेना एक बार। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। देखो तो एक यहाँ पर रखा तो 2 1 2 यानी 2 एकम 2, और 11 में से 2 गया तो 9, और 3 9 में 3 का डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा 3। ये तो सिंपल सी मैथ से आप सबको आनी ही चाहिए। आप 10वीं में आए हो तो आपको ये तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, अब इतना सा सीखने मत बैठो। क्वेश्चन इसमें अब x y इक्वल टू 4। अब कहो कि देखो मैंने यहाँ पर एक माना है, यहाँ पर 4 माने हैं, तो ये सब क्या है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मानना है, 4 ही मानना है, 2 ही मानना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो मर्जी आए मान लो, आपको जो संख्या पसंद हो वो मान लो। बड़ी संख्या इसलिए नहीं मानते क्योंकि तकलीफ होती है ना, अपने कोई ग्राफ खींचना, फिर ग्राफ खींचने में दिक्कत आएगी। उससे बढ़िया है छोटी छोटी संख्याओं के साथ खुश रहो। अब इधर देखो x इक्वल टू 11 माइनस 2 4 क्या है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो 3/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या क्लियर है यहाँ तक बोलो? यस।
तो चलो इस क्वेश्चन नंबर 2 से क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 से देखो 2x इजिकल टू, ये देखो -10 इधर था, ये माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y और 2 इसके डिवाइड में। अब यहाँ से आगे कैसे करोगे, यहाँ से आगे वही सेम y इजिकल टू 0 रखने पर कुछ भी रख दो, मैंने फिर बोला कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हो। तो इसकी एक बार आ जाएगी -5, तो 0 रखने पर -5 आई, और इसी प्रकार y इजिकल टू 2 रखने पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये -2 आया। अब देखो -2 आ गया, नेक्स्ट तो इसका जो ग्राफ बना है वो किस तरीके से बना, अरे देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिख रहा है क्या सबको, पूरा ग्राफ दिख रहा है, एक सेकंड के जूम आउट करते थोड़ा सा, अब ठीक है क्या, अब ठीक है। यहाँ से देखो, अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, ये जो होता है ये होता है एक्स एक्स, और जो ये ऐसे सीधा होता है वो वाई एक्स होता है। देखो इधर लिखा भी है वाई एक्स और इधर लिखा है एक्स एक्स, इस साइड होगा वो माइनस एक्स एक्स और नीचे होगा वो माइनस वाई एक्स, ठीक है ना, कौन सा वाई डैश, जिसे हम माइनस वाई कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि बच्चों जो x की वैल्यूज प्राप्त हुई है, x और y की वैल्यूज प्राप्त हुई है, उन दोनों को इसमें रखते जाना और आंसर निकालते जाना, सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x की वैल्यू अपने पास क्या है, इधर देखो x की वैल्यू अपने पास एक बार 3 एक बार y, यानी कि एक बिंदु तो अपने पास 3,1 है, एक बिंदु रखना सिखा रहा हूँ, बाकी सब लोग आप करते रहना। तो एक बार 3,1 में बिंदु लेकर चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे सीख जाओगे आप, ठीक है ना, 3,1 इस बिंदु को ग्राफ में कैसे रखते हैं मैं इसे सिखा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो, इधर इस 3,1 बिंदु कहाँ पर है। अब देखो इसमें जो पहला होता है वो हमेशा क्या होता है, x होता है, और दूसरा होता है वो हमेशा y होता है, ये आपको पहले चीज याद रखनी है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ढूंढो जरा यहाँ पर x कहीं दिख रहा है क्या, x वाला कौन सी लाइन है, ये वाली x की लाइन है, प्लस का है, तो x में प्लस की ओर आगे बढ़ना, 3 कहाँ पर है, चलो मिल गया, 3 तो यहाँ पर है, इसको याद रखो। फिर दूसरा y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो +1 है तो y की तरफ प्लस में बढ़ो, 1 इधर है, चलो ये दोनों मिल गए। अब कहोगे यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, अब ये दोनों बिंदु तो एक ही है ना, तो ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, तो इसको ऐसे बढ़ाते जाओ और इसको ऐसे बढ़ाते जाओ, तो कहाँ पर मिल रहे हैं ये, यहाँ पर, ये लाइन थोड़ी सी रेडी आ गई यहाँ पर, हाँ, तो ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो बिंदु है, ये जो मिला है वो ये बिंदु क्या होगा आपका 3,1 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बोले यस या नो, 3,1 हो गया। इसी प्रकार सारे पॉइंट्स आपको सीखने हैं, सारे पॉइंट इसमें रख रख कर देखने हैं। ये मैंने जो बना के दिया आपको, इसका मतलब ये नहीं कि बस ऐसे लिख लिया, कॉपी कर लिया और चल गया, अरे इसी प्रकार के 2-3 सवाल और सॉल्व करना, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है, ये कैसे आ रहे हैं, ये बिंदु कैसे निकल रहे हैं, और फिर अंतिम में क्या करना है, इन समीकरणों को यहाँ पर लिखना है, ताकि एक लगे कि हाँ इस वाली ये वाली जो लाइन है वो इस समीकरण के लिए, और जो ये ऐसी लाइन है वो इस समीकरण के लिए। तो ऐसा एक आप प्रयास कर सकते हो अच्छा आंसर राइटिंग में। आप देखो अब नेक्स्ट अंतिम में क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों क्यों बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद का मतलब है काटना, क्या मतलब है, काटना, जैसे कि ये जो है ये लाइन इस लाइन को इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बोलो यहाँ पर क्लियर है या नहीं, तो इधर देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, क्यों बिंदु पर, क्यों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, और क्यों बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,4, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो मुझे अब यहाँ पर बताओ जरा, तो हल बिंदु जब ये है क्यों, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कि नहीं, और y की वैल्यू क्या होगी 4। तो यही तो आपका आंसर है, हल कीजिए का मतलब क्या होता है, इसका x और y का आंसर निकालो। बोलो क्लियर है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब एक चीज मैं बता दूं, पहले तो एक नोट करो, सब लोग क्या नोट करोगे, एक होमवर्क है थोड़ा सा, उसको नोट करो, पहले ही बता रहा हूं ताकि आप फिर भूल ना जाओ। होमवर्क, होमवर्क में ये है कि
जो अभी तक जो चैप्टर हुए उनको एक बार तो आप सबको करना है पूरा सॉल्व। पूरा सॉल्व मतलब कि जो जो ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए उन क्वेश्चंस को ही भले ही कर लेना, पर करना तो है एक एक बार। एक होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि सभी चैप्टर के यानी जो चैप्टर हुए, जैसे कि अपने एक तो 1 नंबर का किया है चैप्टर और फिर किया है 3 नंबर वाला, क्योंकि 2 नंबर वाला तो आपका नहीं आ रहा ना, 3 नंबर वाला। उसके बाद आज हो गया अपना 4 बार चैप्टर, चौथा नंबर वाला। तो अब पहले चैप्टर का तो कुछ भी नहीं है, पहले चैप्टर में कुछ भी होमवर्क नहीं है, बस केवल जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना है। और जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है इनके आप देखोगे जिनका एक लास्ट में आपके चैप्टर खत्म होने के बाद एक विविध प्रश्नमाला लिखा होगा, देखना आप ध्यान से, मिल जाएगी। विविध लिखा होगा, विविध। अगर मिल जाए तो यस करके भेजना मुझे कमेंट, ठीक है ना, अगर मिल जाए तो कहीं पर विविध प्रश्नों वाला मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, इन विविध प्रश्नों मालाओं के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए, कितने दिए गए, 10 या 5 या चाहे ऐसे कुछ होंगे, हर चैप्टर में होंगे, ठीक है ना, हर चैप्टर में होंगे। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सीखने हैं, याद रखना बच्चों। अगर सिंपल पेपर बना ना, सरल पेपर, तो फिक्स है एंड 100% लिख के ले लो। ये जो 10 क्वेश्चन आप करने वाले हो विविध प्रश्नमाला के, वहीं से बनेंगे। अगर सिंपल पेपर बना तो, और टफ बना तो फिर जो मैंने दिए हैं उन उस टाइप से आने वाले क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ये समझ लो। तो याद रह जाएगा क्या होमवर्क क्या है, एक तो रिवीजन करना आपको इन्हीं चैप्टरों का, और क्या करना है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कौन से वाले एमसीक्यू, जो विविध प्रश्नमाला के हैं, उनको सॉल्व करना है, सीखना है। और अगर ये सब काम हो जाए उसके बाद मुझे कमेंट करके यस सर हो गया होमवर्क भेजना है, ठीक है। पूरा होमवर्क भेजने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल देना हाँ सर होमवर्क कर लिया, बस, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, इस क्वेश्चन को सीखते हैं। ये आपका होमवर्क था, मैंने पहले ही बता दिया, भूलना मत। अब देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, क्या है वगैरह, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता दूं मैं क्या क्या है। एक तो आलेखी विधि से हल करना है, पहली चीज एक तो मिल गई। दूसरा क्या है, निरीक्षण ज्ञात करने हैं। किसके निरीक्षण ज्ञात करने हैं, जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, ये वाला ज्ञात, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, y अक्ष को काटती है, उसको ज्ञात करना। तो चलो देखते हैं फटाफट, ये 2 समीकरण हैं, इनको आप खुद बैठकर एक बार सॉल्व करना। नहीं समझ में आए तब इसे देखना, तब ये जो सारा सॉल्व किया है इसे देखना, ये समझ में आ जाएगा बिल्कुल सेम, जो आगे किया सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, इसलिए मैं टाइम वेस्ट हो जाएगी इसलिए नहीं समझा रहा हूं। इधर आ जाओ सीधे। अब देखो, ये जो समीकरण सॉल्व किए मैंने, इधर देख लो एक बार के लिए। ये जो समीकरण सॉल्व किए इनके क्या मान आया, एक तो 4,0 2,3 और दूसरी वैल्यूज क्या है 2,3 और 0,-2। ये पूरी की पूरी सीख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक बार के लिए मुझे बोल देना, मैं फिर कुछ कुछ तो बताएंगे अभी यार। वीडियो को रिवाइज करके सीखना, ताकि फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिया तो ये हो ही जाएगा, इतना समझ लो, ठीक है। तो चलो मैं ये उम्मीद करके जा रहा हूँ आगे कि ये आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, पढ़ना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये अभी जो लिखा था अभी जस्ट आगे वाले पेज पर, कि कौन कौन से बिंदु थे, वो वाले बिंदु सब यहाँ पर है। तो 4,0 है क्या, इसमें 4,0 है ना, ये रहा एक्स की वैल्यू 4,0, चलो ठीक है। अब देखो ये 4,0 है, और ये सारे के सारे बिंदु तो ए बी सी और डी, ये इस तरीके से मैंने नाम दिए ए बी सी और डी, ये जो नाम दिए। अब ये बताओ जरा मुझे कि इसमें वाई एक्स कौन सा है, इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में ये तो एक्स एक्स है और ये कौन सा है, वाई एक्स है, बिल्कुल ये कौन सा है, वाई एक्स है। अब जो दो रेखाएं आपने सॉल्व की है, जिनका मान आपने निकाला है, एक तो ये वाली समीकरण थी, ठीक है, और दूसरी कौन सी वाली थी, ये वाली थी। अब इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त हुई है, एक तो ये वाली प्राप्त हुई है, दूसरी कौन सी प्राप्त हुई है, ये वाली। तो इनसे एक तो ये तो अपने जो बी बिंदु है वो तो अपना क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु या हल बिंदु, जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। यहां तक तो ठीक है। सवाल हल करने का था, तो हल तो हो गया है, 2 और 3, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये तो हो गया हल। अब इसने एक और पूछा था, यहां देखो एक और पूछा था क्या, कि y के अक्ष को निरूपित करती है, काटती है, वहां का मतलब कि ये दोनों जो रेखाएं कट रही है, एक ये वाली एक ये वाली, ये y अक्ष पर किस बिंदु पर कट रही है, एक यहां पर और दूसरा नीचे देखोगे आप, यहां पर दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो बस
अगर यहाँ ये दिख रहा है तो इन बिंदुओं के ही आंसर आपका लिखना है। देखो कैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है। दोनों समीकरण बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई, ये तो बस पता ही होगा। दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को बिंदु C व D पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये लिखा है मैंने, काटती है प्रतिच्छेद करती है एक ही होता है। तो C बिंदु क्या था ये, और D बिंदु ये था, तो इन बिंदुओं के मान आगे आपका आंसर आ गया। बोलो आगे चले, यस या नो? समझ में तो आ रहा है ना? ग्राफ है यार, सिंपल चैप्टर होता है, ये तो हर किसी को लगभग आना ही चाहिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आप आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो पढ़ाई करके। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए और y अक्ष, अब देखो ध्यान से, पहले तो हल करना है, ठीक है, वो तो करना ही है। y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इतना बड़ा सवाल नहीं है, सवाल वही है, सवाल तो वही है, पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, फिर भी मैं आपको पूरा सवाल समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो एक तो क्या करना है, हल करना है। दूसरा काम क्या है, y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित, यानी कि जो रेखाएं बनेगी उनके द्वारा, और y अक्ष द्वारा एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज। उस त्रिभुज के आपको निर्देशांक ज्ञात करने, यानी 3 बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। कौन कौन से त्रिभुज के जो 3 निर्देशांक होंगे वो वाले। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पर मैंने एक बार फिर लिख लिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से ये सारा सॉल्व किया। अब फिर वही पूछना मत कि ये कैसे आया सब कुछ। अरे यहाँ पर मान रखना नहीं रखा है, देखो लो इधर मान क्या है, इधर देख लो, मैं सॉल्व किया उसको देखो। y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो क्या आएगा, x की वैल्यू, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। तो इसमें आप कैसे भरोगे, इसको एक बार भरना सीख जाएंगे इसके साथ। y की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो x की वैल्यू बताइए क्या आई मेरे पास, 5 आई। कितनी आई? 5। तो इस तरीके से ये सारणी पूरी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, इन सबको अगर आप सीख गए ना, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो गणितीय अवधारणा है, इनको अगर आपने सीख लिया तो समझ लो कि आपका सवाल पूरा हो गया। और अगर यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है बच्चों, मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिसको ये आता है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सिंपल है, कोई बड़ी बात है नहीं। इसका ग्राफ बनाया गया देख लो एक बार। तो ये देखो ये बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर 5,0 पर। तो चलो बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के x और y की वैल्यू कौन सी है, कमेंट करके बताना आपको, ठीक है ना? आंसर बताने हैं, आंसर बताना है, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उसके दो तीन कमेंट करने को बोला है, कौन कौन से है वो याद रखना। तो एक तो इसमें x और y की वैल्यू बतानी है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो त्रिभुज बना है, दिख रहा है क्या त्रिभुज, ये लाइन, यहां से ये लाइन, और फिर ये यहाँ पर गई। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का मतलब ऐसे होता है, ये 3 कोण होते हैं, जिसके 3 कोण होने चाहिए या 3 भुजाएं होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, अच्छा त्रिभुज है नहीं, अरे यार थोड़ा सा, हाँ अब ठीक लग रहा है। तो चलो देखते हैं आगे, अच्छा ही बना है, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीनों जो शीर्ष है, बोले त्रिभुज के शीर्ष कौन से, एक तो सी, एक ए और एक बी, यानी ए बी और सी, इन त्रिभुज के शीर्षों के मान रखने हैं आपको। तो मान लिखने हैं तो मान लिख लेते, क्या बड़ी बात है। देखो ये लिख लिया मैंने, दोनों सरल रेखाएं बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करती, अरे यार आंसर तो यहीं पे बता दिया मैंने। आप लोग कमेंट क्या करोगे, फिर भी एक बार कर लेना, आपको याद रहेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जरूर बताना, होमवर्क करके कंप्लीट करके आपको बताना है कि हाँ हम सर ने होमवर्क कर लिया आप सबने। तो मुझे कमेंट करके बताना, यस सर आई वर्क इज द कंप्लीट, माय वर्क इज द कंप्लीट, सॉरी। आगे देखते हैं, y अक्ष द्वारा तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए बी और सी। बोलो यहाँ क्लियर है नहीं, अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि एबीसी कौन कौन से है। तो बोलो हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल है। अब ये देखो, ये मैंने बोला था ना, ये आपका सिलेबस में कट चुका है, असमीकरण कट चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने, अरे जब मॉडल पेपर को देखा तो उसमें था, तो फिर अब क्या करें, सीखना ही पड़ेगा, लेते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है।
सीख रहे हो, नहीं आए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो चलो सीख लेते, कोई बात नहीं है। अगर मॉडल पेपर में नहीं आया होता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं लूँ, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पहला सवाल है x इज लेस देन एन इक्वल टू 2। अब ये क्या बोल दिया, अरे कुछ नहीं, x छोटा और बराबर है 2 के। अब दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बस एक बात है। अब कैसे, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इस तरीके से, मतलब माइनस में भी आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उस तरीके से ये x बराबर भी हो सकता है 2 के, x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, x की वैल्यू 2 से कम भी आ सकती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर असमीकाएं क्या होती है, जिसमें कोई पूरी प्रॉपर समीकरण नहीं आती। समीकरण तो होती ही है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी कंडीशन दी गई है जिसको वो असमीका बनाती है, ना तो समीकरण बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे सीखते हैं, इसको समीकरण रूप में आपको लिखना ही पड़ेगा। कैसे, इससे ऊपर वाले जो भी निशान है उसको हटा दो और बीच में बराबर लगा दो, तो देखो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये समीकरण बन गई। इसकी समीकरण रूप क्या आया, देखो ये असमीका को समीकरण रूप में बदलने पर, तो समीकरण रूप में बदला तो x इक्वल टू 2 आ गया है। अब देखते हैं आगे, यहाँ एक सरल रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। अब देखो मैंने एक लाइन लिखी, सरल रेखा है, सरल रेखा तो क्या होती है पता है आपको, इस तरीके से कोई लाइन होती है उसे हम सरल रेखा बोलते हैं। अब जो सरल रेखा है, ये क्या बोला, सरल रेखा जो y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर कैसे है, कहने का मतलब है अगर x बराबर कोई वैल्यू दी गई है तो वो y अक्ष के समांतर होगी, और अगर y बराबर कोई वैल्यू दी हो तो जल्दी बताओ x अक्ष के समांतर होगी। यही आपको सीखना है यहाँ पर, कैसे होगी, ग्राफ द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। इधर देखो x बराबर 2, तो चलो जल्दी बताओ इसमें x बराबर 2 कहाँ गए, ऑब्वियसली बात है x की लाइन पर होगा। x वाली लाइन कौन सी है, ये x में 2 कहाँ पर है, ये। अब ये बिंदु बना, तो इसकी लाइन जो सर, इसकी जो दो बिंदु है, बिंदु मतलब ये जो बना है, ये मान लो इसको मैंने a नाम दे दिया, तो ये जो a बिंदु है इसकी लाइन किस तरफ होगी, लाइन ऑब्वियसली बात है यार ऊपर जाएगी ना, ऐसे जाएगी लाइन। तो अब ये जो लाइन है ये किसके समांतर है, ये बताओ, समांतर मतलब एक जैसी किसके है, y अक्ष के है, y अक्ष है ना ये, तो y अक्ष के समांतर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर x में कोई वैल्यू दी गई है तो वो y के समांतर आएगा, और y में कोई वैल्यू दी गई हो तो वो x के समांतर आएगा। अब इसका हल कैसे दर्शाया गया, देखो यहाँ पर इसका हल समुच्चय दिया गया, ये जो ब्लैक ब्लैक किया है वो आपको स्पष्ट आया नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, हल होता है इसका पूरा। अब इसका इतना सारा हल, और ये कैसे, उसमें तो केवल एक बिंदु आ रहा था, आगे वाले सवालों में क्या आ रहा था, एक बिंदु आ रहा था, अभी इतना सारा हल कैसे आया, उसको सीखो यहाँ पर ध्यान से कि असमीका का संतुष्टिकरण करना पड़ता है, किसके द्वारा करते हैं, मूल बिंदु के द्वारा। अब मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, याद रखना बच्चों, 0,0 क्या होता है, 0,0। तो इसमें बताओ जरा, यहाँ इसके सामने जो भी वैल्यू हो ना, एक्स अपने असमीका क्या थी, ये, ठीक है, इसके सामने जो भी वैल्यू हो आप उस पर 0 रखोगे, तो 0 रख दिया। तो अब ये बताओ कि ये जो कंडीशन बनी है ये सत्य है या असत्य है, 0 2 से छोटा होता है या बड़ा होता है, ये बता दो चलो मुझे, 0 2 से छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा होता है ना मेरे यार, छोटा होता है, तो छोटा होता है तो ये सत्य है या असत्य है, सत्य है। तो सत्य बात है, ये बराबर नहीं देखना, एक बार के लिए बराबर को भूल ही जाओ कि बराबर कुछ है भी नहीं, तो अब सही है ना, 0 2 से छोटा है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 0 2 से छोटा है तो ये क्या होगी, समीकरण संतुष्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुष्ट। तो इसका हल जो होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, किसकी ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। तो यहाँ पर देखो मूल बिंदु कौन सा होता है, जहां पर ये दोनों x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, ये वाला बिंदु मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु और इस रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है वो आपका हल क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, नेक्स्ट सवाल में और अच्छे से सीख लेते हैं। देखो इधर y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y सॉरी इज इक्वल नहीं है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। अब देखो y की वैल्यू -3, समीकरण तो हो जाएगी -3, ठीक है ना, y की समीकरण क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3। इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देख सकते हो आसानी से बन जाएगी ये। तो ये तो सिंपल बना ही दोगे। संतुष्टिकरण क्या हो जाएगा, ये असंतुष्ट कर रहा है। अब असंतुष्ट कैसे कर रहा है,
जब यहाँ पर जीरो रखोगे तो जरा बताओ जीरो होने पर इसमें क्या होगा। चलो मुझे ये बता दो, कमेंट करके ये बता दो चलो कि जीरो बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है। चलो जल्दी बता दो, जीरो छोटा होता है कि बड़ा होता है, जल्दी बताओ। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जीरो किसी भी संख्या से नहीं और माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ा होता है। कहने का मतलब जीरो आपका बीच में होता है, जिसकी जीरो आपका बीच में होता है जिसके इधर तो प्लस वाली संख्या होती है और इस साइड माइनस वाली संख्या होती है। जो माइनस वाली संख्या होती है वो सारी जीरो से छोटी होती है, ये याद रखना है। जीरो सबसे बड़ा होता है किसकी कंडीशन में? माइनस वाली संख्या की कंडीशन में, माइनस वाली के लिए। तो ये असंतुष्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है कि -3 बड़ा होगा जीरो से, तो गलत बात है क्योंकि जीरो बड़ा होता है -3 से। ठीक है ना, -3 है याद रखना। अगर यहाँ पर केवल 3 होता तो ये संतुष्ट होता। अब जब ये असंतुष्ट हुआ है तो इसका जो हल होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, यानी कि इस ये लाइन बनी थी, ये लाइन, इस लाइन और ये जो मूल बिंदु है इस मूल बिंदु के बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, इसकी विपरीत साइड में। मतलब कि ये देखो तीर दिख रहे हैं ना आपके, इस साइड होगा इसका चित्र। बोलो क्लियर है या नहीं? यस या नो? यस, आगे चलते हैं। देखो इधर अब क्या हो रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये समीकरण दी गई है और ये दो समीकरणें और दी गई। अब इसमें क्या करना है, सवालों को अच्छे से पहले सीखो, समझो, सवाल को 2-3 बार पढ़ो ताकि वो आसानी से हल हो। अब जल्दी से इस सवाल को करते हैं, उसके बाद शायद ये आखिरी सवाल ही है मुझे लग रहा है। आलेखी विधि से हल करना है तो वो तो आप कर ही लोगे। a का मान कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करोगे, इस समीकरण को यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1, समीकरण 2, और समीकरण 1 से आप इसका पूरा हल निकालकर ये सारणी बना दोगे। उसके बाद समीकरण 2 से लिखकर ये पूरा हल कर कर आप समीकरण 2 से ये सारणी बना दोगे। बोलो यहाँ तक कर लोगे? क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा। उसके ये दोनों सारणी बन जाए उसके बाद आप ग्राफ खींचोगे, तो ये ग्राफ है, यहाँ पर देख सकते हो आसानी से। ग्राफ क्या है ये, तो इसका हल बिंदु क्या होगा 6,0। बाकी तो ये समीकरण बन गए। इस यहाँ पर मैंने समीकरण के नाम नहीं लिखे ना, तो सॉरी फॉर दैट, आप लोग लिख लेना, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ मैं। इतना तो कर ही सकते हो यार, पढ़ाई क्या करनी है आपको। अब देखो यहाँ पर तो यार बहुत रह गया ना, इधर x अक्ष नहीं लिखा, इधर -x अक्ष नहीं लिखा। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। आप लोग करते रहना, ठीक है ना, ये सब कर लेना आप एक बार के लिए, ठीक है ना, कर लोगे ना? इधर y डैश होगा, ठीक है ना। एक एक चीज लिखनी है आपको, और ग्राफ पेपर मिल जाए तो यहाँ पर पैमाना भी लिखना है, ये याद रखना। हाँ बच्चों, अगर ग्राफ पेपर मिला हो आपको तो यहाँ पर पैमाना भी लिखना है, और अगर किसी को पैमाना लिखना नहीं आता हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर पैमाना लिखाना सिखा दूंगा आप सबको, ठीक है ना। पैमाना लिखाना सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं क्या कह रहा था, सुनो ध्यान से। ये जो इसका हल आया है, ग्राफ जो बना है, इस ग्राफ में आप बता सकते हो क्या हल बिंदु कौन सा है? हल बिंदु है, क्या है हल बिंदु? 6,0। क्या है? 6,0। अब इस 6,0 में दोनों सरल रेखाएं ए 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बता दो। 0 होगी, y की वैल्यू 0। अब समीकरण इसका ए, मतलब इस समीकरण में आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू रखनी है। कौन सी x और y की वैल्यू? जो यहाँ पर निकली अपने। तो इस x और y की वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो देख लो आपके पास क्या हो रहा है, x की जगह 6 रख दिया ये, और y की जगह 0 रख दिया। दिख रहा है? y की जगह 0 रख दिया, तो ये तो हो गया 24, और ये अगर 0, a की वैल्यू कितनी आ गई? 24। बोले ये हो जाएगी ना, कैलकुलेशन सिंपल सी है, ये तो मैं आसानी से कर लोगे। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब ये जब आंसर आ गया है तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। अब इसमें बताया कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बोले तो मैं इसी को कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है आपको बच्चों, कर लेना, रट लेना, चाहो तो रट लेना। और यहाँ पर ये याद रखना कि ये एक ही जगह पी बी सी कुछ भी रह सकता है, ये याद रखना। हो सकता है समीकरण चेंज ना करे, लेकिन यहाँ पर वो ई बी आपको कंफ्यूज करने के लिए पी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? पी। पिछले सवाल में आया हुआ है। आगे देखो, ये सवाल भी मैं कह सकता हूँ, अगर
असमिका आपके कोर्स में है तो इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद ये सवाल भी इम्पोर्टेंट ही है, इम्पोर्टेंट ही सारे किए हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाए तो फिर ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि 2, 3 और 5 इनको तो आप रट ही लेना, ठीक है। ये सवाल तो 2, 3, 5 उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल हो जाएंगे आप सबसे। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट करो खुले दिल से, कमेंट आपके लिए खुला रखा है। अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, जय हिंद।